नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के सोलापुर की है। ये बात 2025 की है। 14 अक्टूबर 2025 का दिन था। सुबह के 10 बजे सोलापुर शहर के जोड़भावी पुलिस स्टेशन में अधिकारी स्टेशन डायरी देख रहे थे। पुलिस स्टेशन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। तभी हाथ में खून से सना चाकू और कपड़े पर खून लिए एक युवक अधिकारी के सामने आया। अधिकारियों ने उससे पूछा, क्या हुआ? युवक ने कहा, साहब, न्यू बुधवार पेट के रमाबाई आंबेडकर नगर में मैंने अपनी पत्नी यशोदा का खून कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया, उसके हाथ से चाकू ले लिया और उसे हिरासत में लिया। पुलिस निरीक्षक सूरज मुलानी को फोन करके घटना की जानकारी दी गई। वे भी तुरंत स्टेशन पहुंचे। उन्होंने युवक से नाम और पता पूछा। उसने बताया, सुहास तुकाराम सिद्ध गणेश, उम्र 50 साल, निवासी हिप्परगा। उसने साफ साफ स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी यशोदा की हत्या की है। यह बात सुनते ही पुलिस ने तुरंत अपनी दूसरी टीम को मौके पर भेज दिया, ताकि जगह सुरक्षित की जा सके और कोई सबूत खराब ना हो। टीम ने वहां मौजूद लोगों से भी थोड़ी बहुत पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जगह का अच्छे से निरीक्षण किया और पंचनामा बनाया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि यशोदा को पहले ही सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस सीधे अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने बताया कि चोटें बहुत गहरी थीं और इलाज के दौरान ही यशोदा की मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत उसके घर वालों को खबर दी। थोड़ी देर बाद उसके रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए। आगे की कार्रवाई के लिए पंचनामा पूरा किया गया और फिर यशोदा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यशोदा की हत्या के मामले में उसकी बहन अन्नपूर्णा बावशंकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यशोदा रमाबाई आंबेडकर नगर में अपने घर के पास रहती थी। 14 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे यशोदा के घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। उसकी बहन घबराकर दौड़ती हुई वहां पहुंची। अंदर जाकर देखा तो यशोदा का पति उस पर चाकू से वार कर रहा था। उसने बीच में आने की कोशिश की तो सुहास ने कहा, तुम बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हारा भी बुरा होगा। सुहास ने यशोदा पर कई वार किए और फिर चाकू लेकर वहां से चला गया। यशोदा खून में लथपथ तड़पती हुई जमीन पर गिर गई। आसपास के लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यशोदा की बहन अन्नपूर्णा बावशंकर ने पुलिस स्टेशन में पूरी जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले ही पुलिस ने सुहास को हिरासत में ले लिया था। गहन पूछताछ के लिए उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस हिरासत में सुहास ने पूरी घटना की सच्चाई बताई और अपना अपराध कबूल किया। सुहास ने जो कहानी बताई वह वाकई हैरान कर देने वाली थी। सुहास तुकाराम सिद्ध गणेश की उम्र 50 साल है। वह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। करीब 23 साल पहले उन्होंने अपने ही गांव की एक लड़की से लव मैरिज किया था। उस लड़की का नाम यशोदा है, जिसकी उम्र अब 45 साल है। यह परिवार सोलापुर जिले के हिप्परगा गांव में रहता है। 22 साल पहले सुहास और यशोदा ने घरवालों के विरोध के बावजूद शादी कर ली थी। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और एक बेटी। घर का खर्च बढ़ता गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ीं, लेकिन सुहास ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा परिवार की जिम्मेदारी निभाई। यशोदा ने भी सुहास का हर कदम पर साथ दिया था। धीरे धीरे उनका परिवार अच्छा और स्थिर हो गया था। बच्चे बड़े हो रहे थे और घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में टीवी आ गया था। मोबाइल भी होने से यशोदा का समय अच्छे से बीत जाता था। टीवी की चमक दमक वाली सीरियल्स ने उसे भी अपनी तरफ खींच लिया था। मोबाइल आने से दूर दराज के लोग भी आसानी से संपर्क में आने लगे थे। गांव में पहले जिन्हें कोई नहीं जानता था, ऐसे लोग भी मोबाइल की वजह से अब पहचान में आने लगे थे। कोई व्यक्ति पहली बार मिलता तो उसका नंबर लेना और बार बार बात करना बहुत आसान हो गया था। लेकिन इसी सुविधा के चलते कई बुरी बातें भी होने लगीं। लगातार बातचीत के कारण कई बार नजदीकियां बढ़ जाती हैं और यहीं से गलत या अनैतिक रिश्तों की शुरुआत हो जाती है। ऐसी बातें आजकल होने लगी हैं और इससे हत्या और मारपीट जैसी घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। यशोदा के पास भी मोबाइल था।
वह अपना समय टीवी देखने और मोबाइल पर बिताती थी। अक्सर वह मोबाइल कान से लगाकर किसी से हंसी मजाक करते हुए बातें करती रहती थी। कभी कभी जब उसके पति फोन करते तो वह सुन नहीं पाती। अपनी ही धुन में मस्त यशोदा को घर दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। 45 साल की होने के बावजूद वह 20 साल की किसी युवती की तरह व्यवहार करने लगी थी। सुहास को यह बदलाव पिछले साल से ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे उस पर शक होने लगा। वह सोचने लगा, क्या यह शक सही है या सिर्फ इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है। सुहास ने अपनी बात का पता लगाने के लिए यशोदा पर ध्यान रखा और उसे पता चला कि वह सच में किसी युवक के संपर्क में थी। इस उम्र में और जब उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, ऐसा व्यवहार सही नहीं था। सुहास को डर था कि इसका असर बच्चों के मन पर भी पड़ सकता है। उसने यशोदा से कहा, जो कुछ तुम कर रही हो उसे तुरंत बंद करो। लेकिन यशोदा ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ बहस करने लगी। वह सुहास की तरफ ध्यान देना बंद कर चुकी थी और अपने नए संबंध में लगी हुई थी। इस वजह से सुहास की नाराजगी बढ़ गई। परिवार को संभालने की कोशिश में उसने उसे मारपीट भी की। यशोदा ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने सुहास को बुलाया और समझाया कि किसी भी तरह की मारपीट नहीं करनी चाहिए। यशोदा अपने मन की करती रही, जिससे झगड़े बढ़ते गए। अपने नए प्रेम संबंध में पति को रुकावट मानते हुए उसने अलग रहने का फैसला किया। वह अपनी बेटी को लेकर रमाबाई आंबेडकर नगर में रहने लगी। सुहास को यह पसंद नहीं आया। वह उसे बार बार कहता रहा कि उस लड़के के साथ संबंध मत रखो। उसे अपने बच्चों की चिंता थी, इसलिए वह ऐसा कह रहा था। परिवार को संभालने के लिए सुहास ने उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए समझाने की कोशिश की। लेकिन जब लगातार झगड़ा होता रहा और कोई असर नहीं हुआ, तो सुहास का गुस्सा बढ़ गया। 14 अक्टूबर 2025 का दिन था। दिवाली आने वाली थी। यशोदा अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई थी, जिससे घर का माहौल उदास और खाली सा लग रहा था। सुहास ने सोचा कि उसे समझाकर घर लाना चाहिए, इसलिए वह यशोदा के घर गया। सुहास जैसे ही घर पहुंचा, यशोदा ने उस पर गुस्से से हाथ उठाए। सुहास उसे समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यशोदा उल्टे जवाब देती और झगड़ा बढ़ा देती। उसी समय वह नाइफ लेकर सब्जी काट रही थी। नाइफ हाथ में लेकर वह सुहास से झगड़ती रही। एक पल में यशोदा ने उस नाइफ से सुहास पर हमला कर दिया और उसे चोट लग गई। दर्द और गुस्से में आकर सुहास ने भी नाइफ से उसका हाथ मार दिया। यशोदा की जान चली गई। सुहास का कहना था कि वह उसे बस समझाने आया था, लेकिन गुस्से में हाथ उठते ही यह घटना घट गई। थोड़ी देर वह वहीं बैठकर सोचता रहा कि अब उसके बच्चों का क्या होगा। उसे लगा कि शायद वह भाग भी जाए, लेकिन पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसे लगा कि शायद वह भाग भी जाए, लेकिन पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं थी। आखिर में उसने सोचा कि जो कुछ हुआ है, उसकी सजा तो उसे ही भुगतनी पड़ेगी। यही सोचकर वह खून से सने कपड़ों में ही सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने उससे पूरी पूछताछ की और बयान दर्ज किए। पूछताछ पूरी होने के बाद सुहास को जेल भेज दिया गया। मामला अब अदालत में चल रहा है। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश की है। 20 अप्रैल 2023 को पुलिस को खबर मिली थी कि गैरतगंज गाडरवारा स्टेट हाईवे 44 पर सिलवानी से करीब 10 किलोमीटर दूर पठा गांव के मोड़ के पास देवेंद्र रघुवंशी के खेत में एक आदमी की लाश पड़ी है। ये जानकारी गांव के ही ललित रघुवंशी ने पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही थाने के टीआई भारत सिंह मौके पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि करीब 24 से 25 साल का एक लड़का खेत में मृत पड़ा था। उसके सिर और चेहरे को बुरी तरह कुचला गया था। गले पर भी दबाव के निशान थे। शव के पास खून से लथपथ एक पत्थर पड़ा था। वहीं उसके जूते और एक रुमाल भी मिले। शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि पहले उसका गला घोंटा गया था और बाद में पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को कुचल दिया गया। जब पुलिस ने शव को घटनास्थल से उठाकर सिलवानी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, तो वहां मृतक की पैंट की जेबें चेक की गईं। पीछे की जेब से एक छोटी डायरी और आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में युवक का नाम कल्लू चढ़ार, उम्र 34 साल और पता करौंद, भोपाल लिखा हुआ था। पुलिस ने डायरी खोलकर देखी, जिसमें एक मोबाइल नंबर मिला। डायरी में मिले मोबाइल नंबर पर जब एसआई आरती धुर्वे सिंह ने बात की, तो फोन एक महिला ने उठाया। बातचीत से यह पता चला कि वह महिला बांगरोद गांव की प्रियंका है और मृतक कल्लू चढ़ार उसका पति है। एसआई ने उसे बताया कि कल्लू का सिलवानी के पास मर्डर हो गया है और परिवार के किसी पुरुष सदस्य को तुरंत थाने आने के लिए कहा।
इसके बाद प्रियंका ने फोन अपने देवर दीनदयाल को दे दिया और पुलिस ने उसे भी पूरी जानकारी दे दी। अगले दिन 21 अप्रैल 2022 की शाम को कल्लू की पत्नी प्रियंका, देवर दीनदयाल और उसकी सास सिलवानी थाने पहुंचे। वहां से पुलिस उन्हें सिविल अस्पताल ले गई। मोर्चरी में रखे शव और कपड़ों को देखकर तीनों ने पुष्टि की कि लाश कल्लू चढ़ार की ही है। टीआई भारत सिंह ने जब दीनदयाल और उसकी मां से कहा कि घर वालों को बता दो ताकि अंतिम संस्कार की तैयारी हो सके, तो दीनदयाल ने कहा कि उनके पिता यह खबर सुनकर सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे खुद घर जाकर ही बताएंगे। पुलिस ने तीनों को ध्यान से देखा तो किसी के चेहरे पर दुख या घबराहट जैसा कुछ नहीं दिखा। ऊपर से घर वाले कह रहे थे कि कल्लू की उम्र 25 साल थी, जबकि आधार कार्ड में 34 साल लिखा था। ये बातें पुलिस को अजीब लगीं। यही वजह थी कि टीआई भारत सिंह को पूरा मामला शक वाला लगने लगा। उन्होंने एसडीओपी राजेश तिवारी, एडिशनल एसपी अमृत मीना और एसपी विवेक कुमार साहबाल को सब जानकारी दी। बात करने के बाद फैसला हुआ कि पुलिस टीम कल्लू की डेड बॉडी लेकर उसके गांव त्योंदा थाना क्षेत्र के बागरोद जाएगी ताकि असली बात पता चल सके। गांव वालों से पुष्टि करने के बाद टीआई भारत सिंह और एसआई आरती धुर्वे को पूरा यकीन हो गया कि श्मशान में लाई गई डेड बॉडी कल्लू की नहीं है। यह समझते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को रोक दिया और बता दिया कि जिस युवक का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही है वह कल्लू नहीं है, इसलिए शव को चिता से हटाना पड़ेगा। पुलिस की इस कार्रवाई से कल्लू के परिवार वाले हैरान रह गए। चिता सज चुकी थी और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू ही हुई थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत युवक के शव को चिता से उतार लिया। पुलिस ने उस लाश को फिर से अपने कब्जे में लिया और सारी बात एसपी विवेक कुमार साहबाल को बता दी। इसके बाद पुलिस कल्लू की पत्नी प्रियंका, उसके छोटे भाई दीनदयाल और मां कलाबाई को थाने ले आई। लाश बहुत खराब हालत में थी, इसलिए जरूरी कागजी काम पूरा करने के बाद पुलिस ने उसी रात उसे दफनाने का फैसला किया। वार्ड नंबर 3 इंदिरा आवास कॉलोनी के मुक्तिधाम में जेसीबी से गड्ढा खोदवाया गया और शव को वहीं दफना दिया गया, क्योंकि देखने से वह युवक मुसलमान लग रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई बातें अजीब लगीं। कल्लू की उम्र करीब 35 साल थी, जबकि जिस लाश को परिवार वाले कल्लू बता रहे थे वह लगभग 25 साल के युवक की थी। कल्लू का रंग काला था, जबकि मृतक का रंग गोरा था। कल्लू के एक पैर की 2 उंगलियां जन्म से जुड़ी हुई थीं, जबकि शव में ऐसा कुछ नहीं था। इतनी असमानताएं देखकर पुलिस को शक गहरा गया कि परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं। 22 अप्रैल को पुलिस ने कल्लू की पत्नी, उसके भाई दीनदयाल और उसकी मां से सख्ती से पूछताछ की। दबाव बनने पर तीनों ने मान लिया कि श्मशान में मिली डेड बॉडी कल्लू की नहीं थी। उन्होंने बताया कि वह लाश भोपाल में रहने वाले सलमान खान की है। इसके बाद पुलिस को पता चला कि सलमान भोपाल के पास करौंद इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने उसके पिता साबिर खान को घटना की जानकारी दी। फिर तहसीलदार की मौजूदगी में 22 अप्रैल को गड्ढा खुदवाकर दफनाई गई लाश को बाहर निकाला गया। सलमान के परिवार वालों ने शव को पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी उन्हें सौंप दी। पूछताछ में कल्लू की पत्नी, उसके भाई और मां ने यह भी बताया कि कल्लू जिंदा है और उसी ने अपने दोस्त मोहम्मद सलमान खान की हत्या की है। एसपी विवेक कुमार साहबाल के आदेश पर एसडीओपी राजेश तिवारी की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। पुलिस ने कल्लू की पत्नी प्रियंका से उसका मोबाइल नंबर और फोटो लेकर उसकी तलाश शुरू की। साइबर सेल से पता चला कि कल्लू की लोकेशन भोपाल के पास भानपुर इलाके में मिल रही है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में लगी रही। जब पुलिस की टीम भोपाल पहुंची, उसी समय कल्लू भोपाल बस स्टैंड पर सागर जाने वाली बस में बैठा हुआ मिला। मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। जब पुलिस कल्लू को भोपाल से सिलवानी ले जा रही थी, तब रास्ते में उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। गाड़ी से कूदने की कोशिश में कल्लू चोटिल हो गया, इसलिए पहले उसका इलाज सिलवानी अस्पताल में कराया गया। इसके बाद उसे थाने लाकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। तब कल्लू ने जो बात बताई वह बेहद चौंकाने वाली थी। विदिशा जिले के बागरोद गांव में भगवान दास चढ़ा रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियों में कल्लू सबसे बड़ा था। बचपन में उसका रंग थोड़ा काला होने की वजह से लोग उसे कल्लू कहकर बुलाते थे और धीरे धीरे वही उसका असली नाम जैसा बन गया। जवानी में आते आते कल्लू गलत संगत में पड़ गया। करीब 19 साल की उम्र में उसका गांव के एक पंडित से झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने पंडित को चाकू मार दिया। घटना के बाद वह फरार हो गया, लेकिन बाद में उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और जेल चला गया।
जमानत मिलने के बाद वह भोपाल चला गया। करीब 20 साल की उम्र में वह गांव छोड़कर भोपाल में बस गया और वहां कैटरिंग का काम करने लगा। इसी दौरान उसकी पहचान एक तलाकशुदा महिला से हुई, जिसका एक बेटा भी था। कुछ समय बाद कल्लू उसी तलाकशुदा महिला के साथ लिव इन में रहने लगा। उधर गांव में उसके परिवार ने उसकी शादी प्रियंका से कर दी और प्रियंका से भी कल्लू के 2 बच्चे हो गए। भोपाल के करौंद इलाके में कल्लू ने अपना एक मकान बना लिया था। उसका रहन सहन और खर्चे किसी अमीर आदमी जैसे थे। अपनी ऐशो आराम की जिंदगी चलाने के लिए उसने बैंक और साहूकारों से काफी कर्ज ले रखा था। प्राइवेट बैंक से लोन लेकर उसने कार भी खरीद ली थी। कल्लू अपने दोनों घरों, अपनी पहली पार्टनर और प्रियंका और दोनों तरफ के बच्चों का खर्च अकेले उठा रहा था। शराब और अय्याशी की वजह से कल्लू की हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी आमदनी कम थी, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा। अपने शौक पूरे करने के लिए उसने लोगों से लाखों रुपए ब्याज पर उठा रखे थे। जब कोई कर्ज वसूलने आता तो वह किसी और से पैसे लेकर पहले वाले का कर्ज चुका देता था। यानी एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता जा रहा था। धीरे धीरे उसके खर्च बढ़ते गए और कमाई कम होती गई। वह भोपाल और आसपास के इलाकों में शादी ब्याह के कार्यक्रमों में हलवाई का काम करता था, लेकिन इतना काम भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। उसने 13 लाख रुपए में मकान खरीदा था, 9 लाख की कार ली थी और किराना दुकान खोलने के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया था। इसके अलावा साहूकारों से भी 6 से 7 लाख रुपए ले रखे थे। कुल मिलाकर कल्लू पर 30 से 35 लाख रुपए तक का भारी कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज देने वाले रोज घर आने लगे और ताने देने लगे। इन सब वजहों से घर का माहौल भी खराब हो गया था और उसकी पत्नी भी हमेशा परेशान रहने लगी थी। कल्लू अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पर बहुत पैसे उड़ाता था। इसी वजह से उसके ऊपर कर्ज बढ़ता ही गया। जिन लोगों से उसने पैसा उधार लिया था वो रोज घर आकर अपने पैसे की मांग करते थे। हालत ऐसी हो गई थी कि कल्लू घर से बाहर निकलने से भी डरने लगा था। जब कल्लू लिए गए कर्ज की मासिक किस्तें नहीं भर पाया तो प्राइवेट बैंक वाले उसे घर की नीलामी की धमकी देने लगे। जिस बैंक से उसने कार लोन लिया था वे लोग भी कार वापस ले जाने की तैयारी कर रहे थे। कल्लू पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी समझ में आने लगा था कि उसकी ऐशो आराम वाली जिंदगी सिर्फ दिखावा थी। कर्ज बढ़ने, लोगों के तगादे और घर पर रोज आने वाले साहूकारों की वजह से कल्लू की हालत खराब हो गई थी। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इन्हें परेशानी के दिनों में उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने अपनी पत्नी प्रियंका को बताया कि कर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब काम धंधा करके इसे चुकाना मुश्किल है। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह खुद को मरा हुआ दिखा दे तो कर्ज से छुटकारा मिल सकता है और बीमा पॉलिसी का पैसा भी घर वालों को मिल जाएगा। कल्लू ने यह पूरा प्लान अपने छोटे भाई दीनदयाल को भी बताया। दीनदयाल ने भी इस योजना को मान लिया और दोनों ने इसे मिलकर पूरा करने का फैसला किया। कल्लू की बनाई हुई इस साजिश में उसकी पत्नी और परिवार ने भी साथ देने की हामी भर दी। खुद को मरा साबित करने के लिए कल्लू ने टीवी पर कई क्राइम शो देखे और अलग अलग तरीके समझकर अपनी योजना को पूरा रूप दिया। 13 अप्रैल 2023 को कल्लू ने अपनी पत्नी प्रियंका और छोटे भाई दीनदयाल के साथ भानपुर, भोपाल वाले घर में बैठकर पूरा प्लान तय किया। योजना यह थी कि पत्नी और भाई पड़ोसियों को यह बता देंगे कि कल्लू की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। योजना के अनुसार कल्लू उसी दिन अपने घर से निकलकर इंद्रपुरी स्थित एक होटल में जाकर रुक गया। उसकी पत्नी प्रियंका और भाई दीनदयाल भानपुर वाले घर पर ही रहे। कुछ देर बाद दोनों ने घर में शोर मचाना और रोना शुरू कर दिया। जब पड़ोसियों ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि कल्लू का विदिशा में एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मौत हो गई है। पड़ोसियों को कल्लू की नकली मौत की बात बताने के बाद प्रियंका और दीनदयाल ने कहा कि वे गांव जा रहे हैं। दोनों तुरंत अपने गांव पहुंचे और वहीं रहने लगे। कल्लू ने अपना पुराना सिम प्रियंका के फोन में डाल दिया और खुद नया नंबर ले लिया। जब कर्ज देने वालों के फोन आते तो प्रियंका सभी को यही बताती थी कि कल्लू की मौत हो चुकी है। अब कल्लू खुद को मर चुका साबित करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे एक लाश की जरूरत थी। भोपाल के आरिफ नगर और करौंद इलाके में रहने वाले 25 साल के सलमान खान से उसकी पुरानी पहचान थी। कुछ साल पहले दोनों शिखा होटल में साथ काम कर चुके थे। सलमान मूल रूप से विदिशा जिले के गंज बासौदा का रहने वाला था और भोपाल में अपनी बहन के साथ रहता था। एक ही जिले के होने की वजह से दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन अपनी चाल पूरा करने के लिए
कल्लू ने उसी दोस्त को धोखा देने का फैसला कर लिया और उसकी हत्या की योजना बना डाली। सलमान नौकरी की तलाश में था। कल्लू ने उसकी इस जरूरत का फायदा उठाया और उसे उदयपुरा में नौकरी मिलने का भरोसा दिला दिया। इस उम्मीद में सलमान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। 19 अप्रैल को दोनों भोपाल से बस में बैठकर उदयपुरा की तरफ चले। रात करीब 9 बजे वे सिलवानी पहुंचे और एक ढाबे पर खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों आगे की यात्रा पर निकले, क्योंकि रात में उदयपुरा के लिए कोई बस नहीं मिल रही थी। इसलिए वे पैदल ही रास्ते पर चलने लगे, ताकि आगे कोई वाहन मिल जाए तो लिफ्ट लेकर आगे बढ़ सकें। रात में चलते चलते वे पट्ठापोड़ी गांव के तिराहे पर पहुंचे। दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए वहीं थोड़ी देर रुककर आराम करने लगे। फिर उन्हें लगा कि सड़क किनारे बैठना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे पास के एक खेत में चले गए। खेत में मूंग की फसल खड़ी थी और वहां हल्की ठंडक भी थी, इसलिए दोनों ने वहीं लेटकर आराम करने का फैसला किया। सलमान बहुत थका होने के कारण जल्दी ही सो गया। उसके गले में अंगोछा पड़ा हुआ था। कल्लू उसके पास लेटा तो जरूर, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने मन में पहले से बनाए हुए खतरनाक प्लान को ही सोच रहा था। कल्लू ने मौका मिलते ही सलमान के गले में पड़े अंगोछे को जोर से खींचा। वह इतनी ताकत से कसता गया कि सलमान बेहोश हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद कल्लू ने खेत के किनारे पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और सलमान के चेहरे पर कई बार मारकर उसका चेहरा पहचान से बाहर कर दिया। सलमान की मौत की पुष्टि करने के बाद कल्लू ने उसका मोबाइल, पर्स और बाकी सामान अपने पास रख लिया। फिर उसने अपने ही आधार कार्ड और एक छोटी डायरी जिसमें घर का नंबर लिखा था, सलमान की जेब में डाल दी, ताकि पुलिस उसे ही कल्लू समझे। लाश को वहीं खेत में छोड़कर वह तुरंत भोपाल लौट आया। भोपाल पहुंचकर उसने गांव में रह रही अपनी पत्नी प्रियंका को फोन किया और पूरी घटना बता दी कि सलमान की हत्या कर दी गई है। लेकिन अपराध कितना भी सोच समझकर किया जाए, कानून से बच पाना आसान नहीं होता। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्दी ही कल्लू तक पहुंच गई। उसकी बताई जगह से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर, सलमान का पर्स और मोबाइल भी बरामद कर लिया। 23 अप्रैल 2023 को पुलिस ने तीनों कल्लू चढ़ार, उसका भाई दीनदयाल चढ़ार और पत्नी प्रियंका के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया। 3 को कोर्ट में पेश करने के बाद रायसेन जेल भेज दिया गया। चादर से ज्यादा पैर पसारने की कल्लू की आदत ने आखिर उसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। ऐशो आराम के चक्कर में उसने इतना कर्ज ले लिया कि निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। इसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने ही दोस्त सलमान की हत्या जैसे भयानक कदम उठा लिया। एक पल के लालच ने सलमान जैसे बेगुनाह का जीवन खत्म कर दिया और उसके परिवार का सहारा छीन लिया। आखिर में सच सामने आ ही गया। पुलिस ने पूरा राज खोल दिया और कल्लू, उसकी पत्नी प्रियंका और भाई दीनदयाल सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गलत रास्ता चुनने की सजा तीनों को मिल गई और उनका पूरा परिवार भी बर्बाद हो गया। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।